Hi guys, this is Pankaj Mishra, and today I'm going to explain about the chapter Nelson Mandela. In the paragraph wise, I hope you would like it. नेल्सन मंडेला क्या है? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम नेल्सन रोहिल्लाला मंडेला है। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए अपना पूरा जीवन बिताया था। इस दौरान नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े थे। अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र चुनाव हुए थे और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत यानी ब्लैक पीपल राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें पूरी तरह से प्रतिनिधि लोकतांत्रिक चुनाव में चुना गया था। लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। यह पहली बार 1994 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक के अंतिम अध्याय में उनके राजनीतिक उत्थान और उनके विश्वास का वर्णन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष अभी भी जारी है। इसी चीज़ को इसमें दिखलाया गया है नाउ कि आज हम लोग उसके द्वारा जो रंगभेद का अर्थ होता है कि लोगों के बीच उनकी जाति के आधार पर भेदभाव। यह पाठ हमें एक सिंहावलोकन देता है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने अन्य लोगों के साथ एक ऐसे समाज के लिए अपना रास्ता बनाया जहां उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अपनी आत्मकथा के इस अंश यानी लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर यानी उद्घाटन के बारे में बोलते हैं। चलिए हम लोग जो है नेल्सन मंडेला के लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं यह नेल्सन मंडेला की चैप्टर। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely Sandstone Amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Now in हिंदी, 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंगमहल में हुआ। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का स्थान था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी सभा स्थल था। नेक्स्ट देखते हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn at the first deputy government. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of experience of an extraordinary human disaster and lasted too long, must be warned
must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. अर्थात इन हिंदी, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था प्लेटफॉर्म पर यानी मंच पर। मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, तब टॉबो मैवेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उनके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित मेहमानों और देखने वाले लोगों को मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक हुआ जिस पर संपूर्ण मानवता का गर्व होगा। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक समान जीत है। फॉरवर्ड, we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let us freedom reign. God bless Africa. आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का स्वयं से संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे उत्पीड़न का अनुभव करेंगे। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज़ादी का शासन करने के दीजिए। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। आगे, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of a new South African flag. Now in Hindi, कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठा ली, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गरज रही थी। यह न केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों, जिनकी छाती रिबन और पदकों से लदी हुई थी, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी का वचन दिया। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। अंत में इम्पाला जेट के एक सैवरॉन ने
नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों के धुएं का निशान छोड़ा। नेक्स्ट, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसकी शिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टीम द ओल्ड एंथम of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure of they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies and the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अर्थात इन हिंदी, हमारे 2 राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और श्वेत लोगों का स्वप्न जो नाकोस्की शैकिलेल अफ्रीका और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान डाइस्टीम गा रहे थे। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोयर वॉर के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म करके उन्होंने अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। लेट अस फॉरवर्ड that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days, that I have simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them. And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वह दिन मेरे हजारों लोगों के लिए अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, दैट मीन्स अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था, जिन लोगों के दुख और साहस को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने बहुत सारे अन्य दिन भी किए थे, कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे। वह लंबी और नेक लाइन खत्म हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और वे नहीं देख पाए कि उनके बलिदान ने क्या किया है, क्योंकि यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ जो देने वाला है, जो उसके साथ जो देते थे, यानी वो आज़ादी में आज वे सारे के सारे लोग जो है उनमें से कोई भी नहीं है। और आज जो है सिर्फ नेल्सन मंडेला वहाँ पे मौजूद है और नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है ना, कि आज अगर वे लोग अगर रहते तो शायद उन्हें भी खुशी मिलती। खैर, नाउ फॉरवर्ड, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री and my people.
all of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Lithulis, the Yusuf Dados, the Baram Fishers, the Robert Subukoyus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it required such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अर्थात ये जो अपार्थाइड है, अपार्थाइड दैट मीन्स रंगभेद नीति, रंगभेद नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और अस्थायी घाव बनाया है। हम सभी उस गहरी चोट से उबरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे, लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था, और वह यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ दादुस, ब्रेम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेस को जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता के पुरुष कि उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता है। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए दमन की इतनी सी गहराइयों की जरूरत होती है। मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं जो शुद्धतम हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes from more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. In हिंदी, संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। मैंने देखा है कि पुरुष बिना रुके हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता दिखाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैंने सीखा कि साहस निडरता का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय करना ही बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में इसके विपरीत यानी घृणा के विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे बुरे समय में भी जब मेरे साथियों और उसके असहनीय यातनाएं दी जाती थी, मुझे एक गार्ड ने एक मानवता जो है
एक मुझे गार्ड ने एक मानवता यह सिखलाया, एक मानवता की एक झलक दिखाई देती थी, शायद सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, लेकिन वह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। दैट मीन्स मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है। मनुष्य की अच्छाई क्या है? एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ every man's twin obligation, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. अर्थात इन हिंदी, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। हर कोई व्यक्ति का दोहरा दायित्व होता है, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और उसका अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव की तरह रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था और अलग कर दिया जाता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उससे रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था। नेक्स्ट, I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life. Now in Hindi, मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर तरह से स्वतंत्र, जिसे मैं जान सकता था,
मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से होकर बहने वाली साप धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं ईश्वर या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था। जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, यानी जो यह झूठा है, यह परमानेंट नहीं है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे इसके लिए भूख लगी, अर्थात मैं आज़ाद होना चाहने लगा। सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, जैसे रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षणिक स्वतंत्रता, जो मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ने और इच्छानुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। बाद में मैं जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई करने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया था। वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा न बने। नेक्स्ट, बट देन आई slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. In हिंदी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ादी नहीं था, मैं आज़ाद ही नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, यह मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे दिखते थे। यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यह आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन की गतिमय बना दिया था, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया था, यानी साहसिक व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले जो अटार्नी होते हैं, जो अटार्नी मीन्स क्या होता है? अटार्नी मीन्स होता है न्यायवादी। जो न्यायवादी व्यक्ति होता है उसे एक अपराधी बना दिया गया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु में बदल दिया था। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूं, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। स्वतंत्रता अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर परी जंजीर भी सभी पर परी जंजीरों के समान थी, और मेरे सभी लोगों पर परी जंजीरें मुझ पर परी जंजीरें थी। नेक्स्ट, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed at their ह्यूमैनिटी। इन हिंदी, मैं यह जानता था कि अत्याचारियों को उसी प्रकार आज़ाद कराना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को।
एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है, एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वह खुद नफरत का कैदी होता है, वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है, प्रेजुडाइज की सलाखों में बंद होता है। यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूं तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूं। उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। अर्थात ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड बोथ आर गिल्टियर, बोथ आर, वह एक दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं वह दोषी होते हैं। अर्थात ऐसा वह एज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि दोनों जो है वह क्या है, दोषी है। इसलिए खास करके जो क्योंकि ऑपरेशर जो होता है वह ऑपरेशर एक तो पहले से जो उसके ऊपर जो है कोई अत्याचार करता है, लेकिन जो अत्याचार करने वाला भी होता है उसके ऊपर वह अत्याचार जो करने वाला होता है, अर्थात यहाँ पे व्हाइट सुपरमेसी, और व्हाइट सुपरमेसी में भी क्या होता है, उसके ऊपर कोई दूसरा जो है वह एक राज करता है, वह दूसरे के अधीन में होता है ना। इसलिए दोनों जो है वह क्या है, यहाँ पे गिल्टियर है, दोनों जो है वह दोषी है ना। और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशंस है, मेरी एक आशा है कि शायद आप लोग को ये अच्छा लगेगा और आपके जो टर्म 1 की एग्जामिनेशन है अभी आगे, उसमें आपकी मदद मिलेगी, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।